हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वंस मोर वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। हम लोग पिछले वाले सेशन में किए थे कि एक्टिव पैसिव वॉइस के क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या क्या बेसिक रूल्स में सावधानियां रखनी है। करीब करीब मैंने सारे रूल्स जल्दी जल्दी में रिवाइज कर दिया था। उसी दिन मैंने ये भी बात बताई थी कि आप लोगों को एडवांस वाले उस दिन नहीं बताएंगे, क्योंकि उस दिन भी करीब 50 मिनट का वीडियो बन गया था। एडवांस रूल्स मैंने आज के लिए रखा था, मैंने कहा था बनाएंगे। कल आप लोगों ने प्रैक्टिस भी कर लिया बेसिक वाले पे। आज एडवांस वाले पे हम लोग चलेंगे। क्या है आज वाले में, वो उसी दिन मैंने चर्चा कर डाली थी। तो आज उन सब ढेर सारी चर्चाओं को ना शुरू करते हुए सीधे सीधे स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लोगों को ये एडवांस वाले करने हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल देखो, बहुत सारी वर्ड्स आपको दिखी हुई नजर आ रही होंगी। इसके पहले हम लोग एक सेंटेंस करते हैं। जैसे लिखा आई नो हिम, इसकी पैसिव बनाते हैं कल वाले तरीके से जो हम लोगों ने कल बनाया था। तो उसमें आ जाएगा कि हिम को यहां ले लेंगे, हो गया ही। और नो चूंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर लगेगा, तो ही इज हो गया। और नो की थर्ड फॉर्म हो गई ही इज नोन। ठीक है, ही इज नोन। अब आई यहां लेके आओगे, ही इज नोन डैश। अब यहां मी लगाया तो इसके पहले बाय लगाते ही हैं, तो ही इज नोन बाय मी, ऐसे ही तो करते हो। तो ये जो ही इज नोन बाय मी है वो अभी कल तक के रूल के हिसाब से तो करेक्ट था, बट एडवांस रूल के हिसाब से ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ बाय नहीं लगेगा, इसकी जगह क्या लगेगा, टू लगेगा। तो ही इज नोन बाय मी ना होकर के क्या होगा, ही इज नोन टू मी। तो कभी कभी कुछ वर्ब्स के साथ ये बाय लगाने वाला रूल गलत हो जाता है। वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं जिनके साथ ऐसा होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, नोन। नोन के साथ पैसिव वॉइस में बाय नहीं लगता, क्या लगता है, टू लगता है। मैरिड है, मैरिड के साथ पैसिव वॉइस में टू लगता है और विद लगता है। अब आप कहोगे कब टू लगेगा, अगर किसी महिला की शादी पुरुष से हुई। अब ये कहोगे महिला की पुरुष, पुरुष की महिला से ही होगी, लेकिन अंग्रेजी में सेंटेंस कुछ इस तरह का होगा। जैसे सपोज करो सेंटेंस ऐसे बना हो कि राम वाज मैरिड, राम वाज मैरिड डैश सीता। ठीक, और सेंटेंस लिखा हो सीता वाज मैरिड, सीता वाज मैरिड डैश राम। तो यहां प्रेपोजिशन जो पैसिव, दोनों पैसिव में है। देखो, वाज के साथ थर्ड फॉर्म, वाज के साथ थर्ड फॉर्म। अगर बाद में फीमेल के पहले अगर यूज करना हो तो लगाओगे टू, और मेल के पहले लगाना हो तो क्या यूज किया जाएगा, विद। अब ऐसा क्यों है ये अंग्रेज ही जाने, ये एक परंपरा है अंग्रेजी की, ऐसा चला आ रहा है। वरीड के बाद क्या लगता है, वरीड के बाद बाय नहीं लगेगा, अबाउट लगेगा। इंटरेस्टेड के साथ क्या लगता है, इन यूज किया जाता है। जैसे कहीं तुम्हें कहना हो कि आई एम इंटरेस्टेड बाय ओल्ड मूवीज, नहीं होगा, आई एम इंटरेस्टेड इन ओल्ड मूवीज। कंटेंट के बाद भी बाय नहीं लगेगा, इन लगेगा। इंक्लूडेड के बाद बाय नहीं, इन लगेगा। जैसे कहीं कहना हो कि एमआरपी इंक्लूड्स जीएसटी, पैसिव बनाओगे तो जीएसटी इज इंक्लूडेड बाय एमआरपी, नहीं, जीएसटी इज इंक्लूडेड इन एमआरपी, इन लगेगा। अब ये यहां से लेकर के यहां तक सब सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड मैंने चौंकना, एस्टोनिश्ड मैंने चौंकना, स्टन्ड हो गया, अमेज्ड हो गया, टेकन अबैक हो गया, स्टार्टल्ड हो गया, शॉक्ड हो गया। ये सब चौंकने के लिए लगते हैं। इन सब के बाद पैसिव वॉइस में क्या यूज किया जाता है, एट। यू कैन नॉट यूज बाय। जैसे कहीं लिखा हो कि योर परफॉर्मेंस सरप्राइज्ड मी, योर परफॉर्मेंस सरप्राइज्ड मी, तो ये नहीं कहोगे कि आई वॉज सरप्राइज्ड बाय योर परफॉर्मेंस, बल्कि ये कहोगे कि आई वॉज सरप्राइज्ड एट योर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इनमें से कोई भी लगा हो तो पैसिव वॉइस में एट लगाना। ठीक, ऐसे ही सेटिस्फाइड, सैटिएटेड, कंटेंटेड तक की मीनिंग क्या होती है, संतुष्ट होना। सेटिस्फाइड, सैटिएटेड, ग्रेटिफाइड, कंटेंटेड, इनके साथ बाय नहीं लगता, क्या यूज किया जाता है, विद यूज किया जाता है। जैसे हम कहें कि योर रिजल्ट कुड नॉट सेटिस्फाई योर पेरेंट्स, योर रिजल्ट कुड नॉट सेटिस्फाई योर पेरेंट्स, पैसिव बनेगा योर पेरेंट्स कुड नॉट बी सेटिस्फाइड बाय योर रिजल्ट, नहीं, योर पेरेंट्स कुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद योर रिजल्ट। यहां बाय नहीं लगेगा, विद लगेगा सेटिस्फाइड के साथ। अब ये नाराज होने वाले और खुश होने वाले वर्ड्स हैं। अनॉयड नाराज होना, ऑफेंडेड नाराज होना, प्लीज्ड मैंने खुश होना, डिलाइटेड मैंने खुश होना, वैक्स मैंने तंग आ जाना, दुखी हो जाने, डिसअपॉइंटेड। तो इसमें एट और विद दोनों लगता है। एट लगता है किसके लिए, एट समथिंग, किसी बात पे आप नाराज है तो एट। जैसे हम कहें कि योर कमिंग लेट, योर कमिंग लेट अनॉयड योर पेरेंट्स, योर कमिंग लेट अनॉयड योर पेरेंट्स।
या योर रिजल्ट अनॉयड योर पेरेंट्स, या योर एटीट्यूड योर बिहेवियर अनॉयड योर गेस्ट्स, तो हम कहेंगे योर गेस्ट्स वर अनॉयड, तो बाय योर बिहेवियर नहीं, योर गेस्ट्स वर अनॉयड एट योर बिहेवियर। और अगर यू अनॉयड योर गेस्ट, क्या होगा, योर गेस्ट वर अनॉयड विद यू, तो विद लगेंगे। कोई पर्सन जिससे नाराज है तो विद लगेगा, कोई बात जिस पे नाराज है तो एट लगेगा। तो ये प्रीपोजिशन होते हैं कुछ जो बाय को रिप्लेस करते हैं पैसिव वॉइस में, और इनका खास ध्यान रखना। ये वीआईपी मेहमान है, आज तो खैर जितने भी पैसिव में पढ़ोगे सब वीआईपी मेहमान हैं, लेकिन ये खास वीआईपी मेहमान है। ये वो वर्ड्स हैं, वो वर्ब्स हैं जिनके बाद हम पैसिव वॉइस में बाय नहीं लगाते हैं, बल्कि एट है, इन है, विद है, ये सब लगा रहे हैं। क्लियर, एक बात ये हो गई। इसके बाद एग्जाम्पल कि तुम्हें खैर बोल के भी दे दिया हूँ और एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल लिख करके भी दे दिया था। इसके बाद हम लोग दूसरा चल रहे हैं कि कब हम लोग बाय के साथ एजेंट नहीं यूज करते हैं। ठीक है, ओमिशन ऑफ एजेंट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जरूरत ही नहीं होती है। सपोज करो एक सेंटेंस लिखा है, मान लीजिए कहीं एक सेंटेंस लिखा है ऐसे कि someone has stolen my notes, someone has stolen my notes। पैसिव बना इसका my notes, आगे लिखा my notes were stolen by someone, my notes were stolen by someone। और दूसरा सेंटेंस है my notes have been stolen, और इतना लगा के छोड़ दिया। ठीक, बस इतना। तो my notes were stolen, देखो बेटा यहाँ हैज लिखा है तो वर तो नहीं होगा, भले यहाँ by someone लिखा है लेकिन वर नहीं हो सकता, वर्ब की एरर बर्दाश्त नहीं हो सकती है। यहाँ लिखा my notes have been stolen, यहाँ तक ठीक है, वर्ब का स्ट्रक्चर ठीक है, यहाँ by someone नहीं लिखा हुआ है। तो इस सेंटेंस में by someone की जरूरत भी नहीं है, अगर नहीं लिखा है तो उसके बिना कोई हर्ज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, जिसने चोरी की है वो इंडेफिनिट पर्सन है। अगर वो कोई डेफिनिट पर्सन होता तो उसको लिखा जाना जरूरी था। जैसे किसी का नाम लगा दिया गया, राजू लिख दिया, जिसका नाम राजू हो भाई बुरा मत मानना, ऐसे ही इत्तेफाक है, मैं ऐसे बोल दिया। लिखा होता राजू हैज स्टोलन माय नोट्स, तो ये हो जाता कि माय नोट्स हैज बीन स्टोलन बाय राजू, तब आप मेंशन करते राजू। लेकिन नाम नहीं है, हमें पता ही नहीं किसी ने चुराया है, तो इंडेफिनिट पर्सन है ना। तो इंडेफिनिट डूअर के लिए हम पैसिव वॉइस में मेंशन करें या ना करें कोई जरूरत नहीं होती। अगर लिख दोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं भी है। तो माय नोट्स हैव बीन स्टोलन, ये वाला सेंटेंस सही माना जाएगा। वर्ब गलत है तो हम किसी कीमत पर इसकी वजह से इसको सही नहीं मानेंगे, वर्ब गलत तो गलत। और अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं दिया है तो भी अगर वर्ब सही है तो चलेगा। और अगर बाय समवन लिखा होता है तो सोने पे सुहागा है, कोई बात ही नहीं है, तब कोई दिक्कत ही नहीं है, तो बाय समवन लगा सकते हो। लगा हो ना लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट है तो एक बात तो ये हो गई कि कब हम एजेंट का ओमिशन करते हैं। एक शर्त ये हो गई कि अगर हमारा सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ तो। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं इस पर एक नजर डाल लीजिए। इंडेफिनिट प्रोनाउन, पहला शर्त, व्हेन एजेंट इज ओमिटेड फ्रॉम पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस से हम एजेंट को कब ओमिट कर देते हैं, कब लगाने की जरूरत नहीं होती। तो एक शर्त आई कि इफ योर सब्जेक्ट इज इंडेफिनिट प्रोनाउन, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो आप ओमिट कर सकते हैं। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, एक और बात आ गई। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे अब आप सुन लीजिएगा, लिखूंगा नहीं सारे। एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, नन, नोवन, नोबडी, नथिंग। ये किस में आते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। अगर ये एक्टिव में सब्जेक्ट है तो पैसिव में इनको लगाने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी बात देख लो, दूसरी बात क्या होती है कि कभी कभी ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है। ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है, जैसे कैसे, मान लो हमें यह कहना हो कि आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड
माई वर्क, ठीक है ना, यहां लिखा है माई वर्क, ध्यान रखना ये माई वर्क है। अब पैसिव अगर मैं इसका बनाऊं कि माई वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, माई वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी, तो अगर मैं बाय मी नहीं लगा रहा था, क्या तब नहीं पता चल रहा है मैंने आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया। यहाँ लिखा माई वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, मेरा काम पूरा हो गया। तो मेरा काम पूरा हो गया, मैंने ही तो किया होगा, मेरा काम किसी और ने तो कर नहीं दिया। अगर मेरा काम किसी और ने किया होता तो जरूर लिखूंगा, अगर मेरा काम मैंने ही किया है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, मेरा काम पूरा हो गया, इसका मतलब मैंने ही किया है। ये बाय मी अगर नहीं लगाओगे तभी सेंस आ जा रहा है। या जैसे कहीं लिखा हो कि यू शुड पे योर फी, ठीक, यू शुड पे योर फी, हम कहें योर फी शुड बी पेड, कौन पे करेगा? तुम्हारी फीस मैं थोड़े ना पे करूंगा, योर फी शुड बी पेड, तो तुम्हारी फीस जमा हो जानी चाहिए। बाय यू ना भी लिखूं तो क्या समझ में नहीं आ रहा किसको कहा जा रहा है? योर फी शुड बी पेड बाय यू नहीं लिखोगे तो भी क्लियर हो रहा है, तभी समझ में आ रहा है। तो कभी कभी माई वर्क है तो मैं कंप्लीट करूंगा, तुम्हारी फीस है तुम जमा करोगे, ये तो अंडरस्टूड होता है। तो दूसरी बात ये हो जाती है कि कभी कभी ऑब्जेक्ट जो काम किया जा रहा है वो काम बता देता है कि कैसे ऐसा होगा। तो कभी कभी होता है ना, बाय ऑब्जेक्ट ये पता चल जाता है कि क्या काम किसको करना है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट का पता चल रहा है। तीसरी बात है कभी एक्शन से पता चल जाता है, बाय एक्शन। बाय एक्शन का मतलब क्या हुआ? काम, किसने, काम जो है उस पर डिपेंड करता है। जैसे सपोज करो कहीं लिखा हो कि द पुलिस अरेस्टेड द थीफ फ्रॉम अ होटल, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ फ्रॉम अ होटल, ठीक। अब इसकी पैसिव बना रहे हैं हम, तो सब्जेक्ट क्या मिला हमें? द थीफ, ठीक, द थीफ। अब यहां लगा वाज अरेस्टेड, द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, द थीफ वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस, आगे लिखा फ्रॉम अ होटल, ऐसे लिखा हुआ है। अब आप बताओ कि द थीफ वाज अरेस्टेड, जब ये अरेस्टेड कह दिया तो बाय पुलिस कहने की कोई जरूरत थी क्या? थीफ वाज अरेस्टेड, अरेस्ट तो पुलिस ही करती है ना, कोई और तो करता नहीं है। तो अगर हम ये कहते कि द थीफ वाज अरेस्टेड फ्रॉम अ होटल, तो क्या समझ में नहीं आ रहा था कि पुलिस ने किया है? क्योंकि ये काम पुलिस के अलावा और कोई करेगा ही नहीं। तो ऐसे में ये काम से, अपने एक्शन से ही पता है कि हु परफॉर्म द एक्शन, द एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय हुम, किसने किया है ये एक्शन? अरेस्टेड बाय पुलिस, अपने आप हो जाएगा, अरेस्टेड से पता चल गया, बाय द पुलिस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर लिखा होगा तो गलती नहीं है, लेकिन नहीं लिखा है तब भी ये सही है। जैसे कहीं लिखा हो द पेशेंट वाज क्योर्ड, द पेशेंट वाज क्योर्ड के बाद बाय डॉक्टर कहना की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, क्योर तो पेशेंट डॉक्टर ने ही किया होगा ना। या हिज कैंसर वाज ऑपरेटेड, तो हिज कैंसर वाज ऑपरेटेड बाय द सर्जन, ये बताओ ना बताओ, हाँ सर्जन का नाम लिखा हो, सर्जन डॉक्टर शर्मा लिखा हो तो लगा दो, केवल डॉक्टर लिखा हो तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे ही पता चल रहा है, ठीक है, ऐसे। तो ये एक्शन से पता चल गया। कभी कभी क्या होता है कि वो एक्शन से ही एक और चीज पता चल जाती है। सपोज जैसे मान लो कि कहीं एक सेंटेंस लिखा हो, चौथा मैं आपको दे रहा हूं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं। सपोज करो कि कहीं लिखा हो माई रूम वाज क्लीन्ड, माई रूम वाज क्लीन्ड, ठीक, मेरा रूम साफ कर दिया गया, ठीक, माई रूम वाज क्लीन्ड। तो इसको किसने, क्या 10, 20, 50 लोगों ने किया होगा? नहीं। दूसरा कहें, एक सेंटेंस लो कि आ रोडवेज बस वाज बर्न टू एश, एक रोडवेज बस को जला के राख कर दिया। अब ये बताओ कि क्या एक आदमी ने किया होगा? रोडवेज बस एक आदमी नहीं जला सकता, वहां क्या होगा? भीड़ होगी, क्राउड होगा, पीपल होगा। तो इसकी एक्टिव बनाने, ये वाज के साथ है, तो एक्टिव बनाने के लिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा?
एक आदमी नहीं, अमैन नहीं करोगे तब क्या होगा, पीपुल हो सकता है, क्राउड हो सकता है, मूव हो सकता है, लोगों ने, गुस्साए लोगों ने, तब वाज बर्न्ड की जगह क्या होगा, लोगों ने जला दिया एक रोडवेज बस को। तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, काम देख के बस जला दी गई तो में तब ढेर सारे लोग रहे होंगे। मेरा रूम साफ किया तो किसने साफ किया होगा, अगर मैंने नहीं किया है तो क्या होगा, समवन। अब यहाँ पीपल मत लगा देना, यहाँ तो नहीं लगा है तो क्या करोगे, यहाँ पीपल लगाए थे तो यहाँ लगाओ, एक कमरा साफ करने में लोगों की भीड़ नहीं लगेगी। कमरा साफ किया समवन ने, किसी ने, समवन क्लीन्ड माय रूम, ठीक है ये हो गया। लेकिन सड़क पर बस फूंक दी गई तो ढेर सारे लोग रहे होंगे। तो ऐसे एक्शन से पता चल जाता है, कभी कभी, कभी कभी जगह से पता चल जाता है, प्लेस से पता चल जाता है। जैसे कहीं लगा हो बनारस और साड़ियों का जिक्र किया जाए तो क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा ये बनारस के साड़ी बनाने वाले लोगों का काम है, ठीक है। तो सपोज करो ऐसे सेंटेंस लिखा हो, पैसिव से एक्टिव बना रहा हूं, अगर लिखा हो कि फाइन साड़ीज, फाइन साड़ीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन वाराणसी, फाइन साड़ीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन वाराणसी। तो बनारस में बढ़िया साड़ियां बनती हैं, ये कहा इन्होंने। किसने, कौन बनाता, यहाँ बाय देम लिखा नहीं, मेंशन नहीं किया, जिक्र नहीं किया, तो कौन आ जाएगा, तब यहां कर लोगे कौन, दे मैन्युफैक्चर। क्यों आ गया ये दे, क्योंकि ये बनारस के साड़ी बनाने वाले लोगों से जुड़ा सेंटेंस था। तो दे मैन्युफैक्चर फाइन साड़ीज, दे मैन्युफैक्चर फाइन साड़ीज इन वाराणसी, ऐसे बना दो, हो गया काम। तो इसका सब्जेक्ट क्या रख दो, दे। जैसे कहें कि गुड क्वालिटी लॉक्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन अलीगढ़, अलीगढ़ में अच्छे ताले बनते हैं, तो कौन बनाता, दे लगा दो, क्योंकि वो एक व्यवसाय से जुड़े हुए सारे लोग हैं। ऐसे में दे लगा सकते हो, दे लगा के बनाओ। जब पैसिव से एक्टिव बनाना हो तो देख लेना, एक्टिव से पैसिव बनाना हो तो कब आप एजेंट का ओमिशन करेंगे, समझा दिया। पैसिव से एक्टिव बनाना हो तो आपको क्या लगाना होगा, डिपेंड करता है वो काम किसने किया है। काम देख के उसके हिसाब से आप सब्जेक्ट अपनी ओर से इमेजिन करके लगा लीजिएगा, या जब 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आप देखिएगा कि कौन वाला बेस्ट सब्जेक्ट लग रहा है इसमें से। तो एक तरीका ये होगा आपका ओमिशन वाला हो गया। यहाँ पे ये काम खत्म करता हूँ, इसके आगे बढ़ता हूँ मैं। तो डबल ऑब्जेक्ट की बात मैंने की थी, अगर एक्टिव वॉइस में डबल ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी पैसिव आप कैसे बनाओगे। डबल ऑब्जेक्ट की कहानी ऐसे होती है, जैसे मान लो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, सपोज करो यहां एक सेंटेंस लिखा हो कि पापा गेव मी अ फोन, पापा गेव मी अ फोन ऑन माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे, ठीक। इसकी पैसिव बनाओगे, 2 ढंग से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, एक ऑब्जेक्ट है ये आपका मी और एक ऑब्जेक्ट है क्या है, फोन। 2 ऑब्जेक्ट हो गए आपके। और मी को क्या कहा जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और फोन को क्या कहा जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। पैसिव आप दोनों से बना सकते हो। तो देखो अगर हम मी से पैसिव बनाते हैं तो क्या होगा, आई और गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, परसों की क्लास याद करो, सेकंड फॉर्म होती है तो क्या लगाओगे, वाज वर, आई के साथ वाज लगेगा, आई वाज गिवन अ फोन, यहीं पर रखो जहां पर लिखा है आई वाज गिवन अ फोन। उसके बाद क्या किया, पापा यहां ले आए तो क्या लगा, बाय लगेगा, बाय पापा। उसके बाद ऑन माई बर्थडे ये लिख लो, ठीक है, ये बन गया, ये एकदम करेक्ट है। दूसरा क्या हुआ, अगर आप अ फोन इससे लेके पैसे बना रहे हो तो क्या करोगे, अ फोन के बाद वाज गिवन, अ फोन वाज गिवन। अब क्या हुआ, अ फोन यहां ले आए, वाज गिवन लगा दिया, मी को लगाना है यहां पर, अब यहां लगाओगे मी बाय पापा, ठीक, ये हो गया। फिर हो गया ऑन माई बर्थडे, ये हो गया। अब इस वाले में क्या हुआ, ये वाला तो करेक्ट था लेकिन ये वाला इनकरेक्ट हो गया। क्यों इनकरेक्ट हो गया, देखो जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले ले आते हो, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जब आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले ले आते हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले पैसिव में क्या लगाना पड़ता है, टू लगाना पड़ता है।
यही मेन चीज है, यही ध्यान रखना। जब आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। 4 ऑप्शन मिलेंगे तो एक इस तरह का बना होगा जिसमें ऑब्जेक्ट के पहले टू नहीं होगा, एक वो होगा जिसमें ऑब्जेक्ट के पहले टू होगा। तो देखना, और जो इस तरह का बना होगा उसमें हो सकता है वाज की मिस्टेक आ जाए कोई। ठीक, तो ऐसे देख लेना कि इसमें कौन सा एकदम से ठीक है। अगर डबल ऑब्जेक्ट वाली वर्ब है तो दोनों में से किसी भी वर्ब से, किसी भी ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बना सकते हो। बस ये देखना कि अगर पर्सन से बनाए हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाए हो तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले कुछ नहीं लगेगा। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या थिंग से बनाए हो तो जो आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो मी पर्सन यहाँ कोई बचेगा, जो पर्सन बचेगा तो उसके पहले टू जरूर लगा देना, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा पैसिव वॉइस। तो इस टू का ध्यान रखना। यही था डबल ऑब्जेक्ट, थोड़ा एडवांस में चल रहे हैं तो ये टू लगाना पड़ता है। ठीक, अब ये डबल ऑब्जेक्ट की बात हो गई। अब इस डबल ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रेजल वर्ब की बात मैंने कही थी। फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या हुआ कि जब एक्टिव वॉइस में किसी वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन लगी हो तो हम पैसिव वॉइस में उस प्रीपोजिशन का क्या करेंगे। चलो एक सेंटेंस हम बनाते हैं कि सपोज करो कहीं ऐसे सेंटेंस लिखा हो कि मोहन, ठीक, मोहन is looking after his grandparents. Mohan is looking after his grandparents, ठीक है। और आगे लिखा इन हिज पेरेंट्स एब्सेंस, मान लो मैं इतना कर दे रहा हूं तो इसकी पैसिव वॉइस बनाओगे तो क्या हो गया, हिज ग्रैंड पेरेंट्स, हिज ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स है तो यहाँ इज के बदले में अब हम क्या ले लेंगे, आर ले लेंगे, और लुकिंग का क्या हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म होगा। तो बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग लुक्ड हो गया। ठीक, अब ये लुक के बाद आफ्टर लगा हुआ है, देखो ये लुक के बाद आफ्टर लगा है तो हमारे भी लुक के बाद आफ्टर आएगा। अब लुक आफ्टर ये हो गया, इसके बाद क्या लगानी है हमें, मोहन। तो यहाँ हमें क्या लगाना पड़ेगा फिर, बाय मोहन, ये लगा दिया हमने, ये हमारा पैसिव वॉइस बना। अच्छा, जब आपको एग्जाम में ऐसा ऑप्शन मिल जाता है इस तरह का तो आप लोग बड़े गड़बड़ हो जाते हो, बड़ा कंफ्यूज, उसमें मतलब वो हो जाता है आप लोगों का। क्या गड़बड़ होता है, क्यों कंफ्यूज होता है, आप लोग अपना दिमाग थोड़ा ज्यादा लगाते हो। आप लोग सोचते हो यार दो दो प्रीपोजिशन एक साथ कैसे लग सकता है, यही आता है ना मन में ख्याल कि दो दो प्रीपोजिशन एक साथ कैसे हो सकता है। अरे भाई, दोनों प्रीपोजिशन अपना अपना काम कर रहे हैं, तुम्हारा सरदर्द क्यों हो रहा है। ये आफ्टर, आफ्टर बाई आप पढ़ते ही क्यों हो, आप ऐसे क्यों पढ़ते हो कि इज बीइंग लुक्ड आफ्टर बाई मोहन। जब तुम पढ़ोगे आफ्टर बाई मोहन तो तुम्हें गड़बड़ लगेगा। आफ्टर बाई मोहन ना पढ़ो भाई, ये आफ्टर बाई एक साथ में नहीं है। एक्चुअली ये आफ्टर जो है ना वो लुक्ड के साथ है और बाय किसके साथ है, मोहन। लुक्ड आफ्टर अलग पढ़ो, बाय मोहन अलग पढ़ो तो बुरा नहीं लगेगा। ठीक, अच्छा ये तो आफ्टर है, मैं कहूँ तो बाय बाय दोनों एक साथ लगा सकता हूं। यहां लुकिंग के बाद आफ्टर लगा था। इफ देयर इज एनी प्रीपोजिशन इन एक्टिव वॉइस आफ्टर वर्ब, अगर वर्ब के बाद एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन है, मैं यही बोल रहा था, इफ देयर इज एनी प्रीपोजिशन आफ्टर वर्ब इन एक्टिव वॉइस तो preposition place of preposition will remain at same. If it is after verb in active voice, it will be after verb in passive voice also. No matter डबल ट्रिपल 4 टाइम आप preposition लगाना पड़े तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान ना हो। ये जो पढ़ के देखते हो ना कि ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये वो अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लगना अच्छा ना लगना, ये ग्रामर की एरर में काम नहीं आता। ये एक सेंटेंस में और दे रहा हूं, कहीं लिखा हो he has always stood by me through thick and thin। अब एडवांस है तो यही होता है एडवांस में, थ्रू थिक एंड थिन। ठीक, अब यहां अपना गणित मत लगाना। He has always stood by me, स्टैंड बाई का मतलब क्या होता है, स्टैंड बाय समबडी। स्टैंड बाय समबडी का मतलब होता है सुख दुख में किसी का साथ देना। स्टैंड बाय मतलब साथ निभाना, साथ देना।
किसी का, तो स्टैंड बाय मी, तो ही हैज ऑलवेज स्टूड बाय मी, उसने, थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है सुख में, दुख में, कष्ट में, तो हमेशा सुख दुख में उसने मेरा साथ दिया है। अब मैं पैसिव बनाऊं, ये स्टैंड बाय मी, ये बाय मी पैसिव वॉइस नहीं है, याद रखना, ये मी ये किसका है, बाय इसका है, मी का नहीं है, तो तुम समझो बाय मी पैसिव वॉइस हो गई, वो बाय मी नहीं है, ये स्टैंड बाय स्टैंड के साथ लगा है। पैसिव बनाओ, आई वहां से यहां आ गया, तो अब आई के साथ क्या लगेगा, हैव के बाद ऑलवेज लगा है, ऑलवेज लगाओ। अब ये जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने लगोगे तो हैज के बाद हमें क्या लगानी होती है, बीन, ऑलवेज। अब लगाओगे स्टूड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टैंड स्टूड, स्टूड थर्ड फॉर्म लग गई। अच्छा, ये स्टूड के बाद बाय लगा था तो हम ये स्टूड बाय लगा दिए। अब जब हमको यहाँ से ही यहाँ ले आना है, यहाँ से ले आए ही यहाँ पर हिम, तो हमें इसके पहले भी तो बाय लगाना है। तो आप लोग क्या सोचोगे, यार 2 बार बाय बाय ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे कहने से नहीं होगा, रूल है, रूल, बाय बाय 2 बार, तो 2 बार बाय बाय नहीं, ये असल में स्टूड बाय है और ये बाय हिम है। तुम्हें क्यों सरदर्द हो रहा है भैया, वो अपने काम से लगाओ, अपने काम से लगाओ, 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, क्या करना है, क्यों परेशान होते हो। ये थ्रू थिक एंड थिन यहाँ कॉपी कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे कभी कभी प्रीपोजिशन आप लोगों को घबरा देते हैं, मात परेशान हो जाते हो, तो इससे परेशान मत होना। क्लियर हो गई बात, चलो अच्छा आगे बढ़ाते हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो क्या बनेगा आपको, इन्फिनिटिव अगर हुआ तो पैसिव कैसे बनाएंगे, जेरंड हुआ तो पैसिव कैसे बनाएंगे। अब वही इन्फिनिटिव जेरंड, कुछ 2-4 मिसलेनियस के किस्से और हैं, उनको खत्म करो, फिर आज का ये टॉपिक आपका पैसिव वॉइस पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। इन्फिनिटिव की बात कर रहे हैं विदाउट ऑब्जेक्ट। 2-3 पैटर्न देखना आप लोग। एक पैटर्न जैसे ये लिखा हुआ है कि देयर वाज नथिंग टू ईट, ठीक, देयर वाज नथिंग टू ईट। अब इस ईट के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, देयर वाज नथिंग में कोई एक्टिव वर्ब नहीं, इसकी पैसिव बननी नहीं है। ये नथिंग लिखा है वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, समझना है इसको, देयर वाज नथिंग। अब एक पास हमारे पास क्या बचा, केवल यही टू के साथ फर्स्ट फॉर्म बच रही है और कुछ है नहीं, तो इसकी जगह क्या करोगे, यही देयर वाज नथिंग ऐसे ही कॉपी करो, देयर वाज नथिंग टू ईट की जगह क्या हो जाएगा, टू बी ईटन। एकदम सिंपल सा, पता ना हो तो ये बहुत बड़ी तोप नजर आएगा कि इसकी पैसिव कैसे बनाए, हे भगवान अब क्या करें, कहाँ जाएं, किससे पूछें। जब ना पता हो तो दुनिया भर का तोप लगता है, अगर पता हो तो कुछ नहीं करना है। देयर वाज नथिंग, ये क्या हुआ, ये सिचुएशन दे रहा है, कोई एक्शन वर्ब नहीं है यहाँ पे, सीधे क्या करना, ये इन्फिनिटिव है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सीधे टू बी ईटन कर दो यहाँ पे और तुम्हें कुछ नहीं करना है। और नथिंग की जगह पे मान लो लिखा हो देयर वाज एन एप्पल, ठीक, कुछ नहीं की जगह लिखा हो देयर वाज एन एप्पल, या ओनली लगा दे, देयर वाज ओनली एन एप्पल, तो देयर वाज ओनली एन एप्पल हम भी यहाँ करेंगे, देयर वाज ओनली एन एप्पल टू ईट, देयर वाज ओनली एन एप्पल टू बी ईटन, बस हो गया काम, हमें क्या करना है इसमें सरदर्द। तो ये इन्फिनिटिव का ऐसे बनता है। एक और नमूना देखो, जैसे हम कहें आई हैव नो मनी, अब यहां तो बना, ये तो पजेसिव वाली है, आई हैव पजेसिव वाली है, इसमें तो कुछ होता नहीं, आई हैव नो मनी टू स्पेंड, आई हैव नो मनी टू स्पेंड। देखो भैया मेरे पास बर्बाद करने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या करो, आई हैव नो मनी और टू बी स्पेंड, बस एकदम सीधे से बना दो, आई हैव नो मनी टू स्पेंड, हो गया काम आपका, ठीक है। यहां लिखा होता आई हैव नो फूड टू ईट, तो आई हैव नो फूड टू बी ईटन, हो गया। आई हैव नो वर्क टू डू, आई हैव नो वर्क टू बी डन, बस इतने में काम खत्म, होता चला जाएगा ये। तो 2 चीज ये हो गई। अब एक बात और है कि अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट होता, इसके बाद ऑब्जेक्ट दिया होता तो क्या करते, तो उस सिचुएशन को हम लोग तीसरे फॉर्मेट में ले रहे हैं, इन्फिनिटिव का ये तीसरा फॉर्मेट है। चलो आप देखो, ठीक है, देखो ये कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ कोई सब्जेक्ट हो, इस सब्जेक्ट के बाद कोई वर्ब हो, फिर एक ऑब्जेक्ट हो, इसके बाद क्या लगा है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक ऑब्जेक्ट और हो, ठीक।
तो ये ऑब्जेक्ट किसका है? इसका है। ये ऑब्जेक्ट किसका है? इस वर्ब का है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट इस वर्ब का सब्जेक्ट भी बन जाता है। ऐसे में हम दो तरह से पैसिव बना सकते हैं। एक तरीका कौन वाला? ये वाला अपना लो, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ ले आओ और की थर्ड फॉर्म बनाओ, सब्जेक्ट को यहाँ ले जाओ। एक तरीका ये वाला बन जाता है। सपोज करो, इसी पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसे जैसे मान लो ऐसे लिखा हो, he ordered me to prepare breakfast, ऐसे, ठीक है। ये हो गया he ordered me to prepare breakfast। ये एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट, फिर ये इन्फिनेटिव, इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से बनाओगे तो क्या होगा? यहाँ मी कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो क्या हो गया? I was ordered by him, ये लगा दिया। I was ordered by him, फिर ये कॉपी कर दो, to prepare breakfast। I was ordered by him to prepare breakfast। ये एक तरीका ये हो गया, ऐसे बना लो। और इसका एक तरीका और भी है। वो वाला कौन सा तरीका है? अगर ऐसा दिया है तो आप क्या करो ना, इसको इसका सब्जेक्ट मान लो, ये कॉपी करो, ये कॉपी करो। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है। ऑब्जेक्ट को इधर ले लो, सब्जेक्ट को इधर ले लो, ये बाय बन गया। ऐसे भी बना सकते हो। ऐसे अगर बनाना चाहो तो क्या हो जाएगा? ही लिखा मैंने, ही ऑर्डर्ड हो गया, ये ही ऑर्डर्ड। अब यहाँ हमें खेल खेलना, इसको यहाँ रखेंगे, ये इधर, ये इधर। ही ऑर्डर्ड ब्रेकफास्ट यहाँ लिख लिया मैंने, ठीक है। ही ऑर्डर्ड ब्रेकफास्ट, टू प्रिपेयर की जगह क्या हो गया? ही ऑर्डर्ड ब्रेकफास्ट टू बी प्रिपेयर्ड बाय मी। देखो ये हो गया, ऐसे है। तो एक तरीका ये हो गया। तो इस तरह वाले में दो ढंग अपना सकते हो। कौन सा? एक इस तीनों से बना लो, दूसरा इन तीनों से बना लो। दोनों की खिचड़ी मत पकाना, नहीं तो धोखा हो जाएगी, ठीक। तीसरा आ जाओ, जब हमारे पास कोई जेरंड होता है तब क्या करते हो? ये जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है, इसी में बना दे रहा हूं, इसी में। जब ये जेरंड यहाँ पर जो इन्फिनेटिव था, वहां वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हो तो क्या करोगे? अगर यहाँ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हो तो आपके पास एक ही उपाय बच रहा है, तब यहाँ वाले से मत बनाना, ठीक है। तो जो हम लोग ये बना रहे थे, ये वाला नियम काम नहीं करेगा, ये गलत हो जाएगा। तब आपके पास एक ही उपाय है, ठीक है। वो उपाय कौन सा है? कि आप इसको कॉपी करो, इसको कॉपी करो, इसको ऐसे कर दो, ठीक है। तब यही कर सकते हो। देखो, एक मैं आपको क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। जैसे कहीं लिखा हो द पुलिस caught a thief, the police caught a thief stealing a car, ठीक। द पुलिस caught a thief stealing a car। अगर यहां मैं बना लूं, जैसे यहां से बना दूं, a thief was caught, a thief was caught by, अरेस्टेड लिखा होता तो पुलिस लिखने की जरूरत नहीं है, कॉट लिखा है तो बाय द पुलिस अब कहना पड़ेगा। द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिस। अब ये बचा स्टीलिंग अ कार। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया स्टीलिंग अ कार, तो जानते हो क्या गलत हो गया? कार चुरा रहा था चोर, यहाँ पे स्टीलिंग अ कार किसके साथ लिखा है? चोर के साथ। यहाँ पे स्टीलिंग अ कार किसके साथ लग गया? पुलिस के साथ। तो स्टीलिंग अगर पुलिस के साथ लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, पुलिस नहीं कार चुरा रही थी। ये जिसके बगल में लगा दोगे स्टीलिंग कार, उसी के लिए लग जाएगा। तो इसमें मीनिंग गलत हो जा रही है, ये इस तरह से पैसे बनाने पे गलती हो जाएगी। अब आपको क्या तरीका करना पड़ेगा कि द पुलिस कॉट, आप ये पहले रखिए शुरू में, ये वाला तो गलत हो ही गया, गलत। चलो मैं ऐसे बना दे रहा हूं, द पुलिस कॉट, इसको ऐसे लिखो, द पुलिस कॉट, पुलिस ने क्या पकड़ा। अब आप क्या करो, यहां से बनाओ, ये ऑब्जेक्ट इधर, ये ऑब्जेक्ट इधर, तो मतलब हम कार को पहले लेंगे, थीफ को बाद में ले जाएंगे, स्टीलिंग की पैसे बनाएंगे। द पुलिस कॉट अ कार, द पुलिस कॉट अ कार। अब स्टीलिंग का क्या कर दो, बीइंग स्टोलन, द पुलिस कॉट अ कार बीइंग स्टोलन बाय
अ थीफ यहाँ ले लो, ठीक, बीइंग स्टोलन बाय अ थीफ, अब सही हो गया। पुलिस ने, यहाँ था पुलिस ने एक चोर पकड़ा कार चुराते हुए, यहाँ कहा पुलिस ने कार पकड़ी चोर द्वारा चुराते हुए, अब ठीक है, अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो हमेशा ये करना, ये वाला मत करना, वरना सेंस गड़बड़ हो जाएगा और पता लगा कि चोर चोरी कर रहा है और चला गया पुलिस पे, तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और है जो अक्सर पूछा जाता है, जिसमें शुरुआत इस तरह से कुछ करते हैं, ये सब मिसलेनियस टाइप के हैं। कहीं लिखा होता है इट इज टाइम, ठीक, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, ऐसे लिखा होगा। ये सब के सब रेयर वाले क्वेश्चन हैं, अब वही वाले चल रहे हैं। इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप ऐसे लिखा हुआ है सेंटेंस, तो इट इज टाइम में तो कुछ पैसिव बनाने लायक नहीं है, ना ये सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है, ये एक स्टार्टर दिया हुआ है। क्या दिया है आपके पास? टू क्लोज दिया है और द शॉप दिया है, बस। लेकिन जब ऐसा देते हैं ना इट इज टाइम, तो इट इज टाइम देते हैं तो हमें यहाँ बीच में क्या करना पड़ता है, इट इज टाइम को आप कॉपी कर दो। क्या हो गया ये? इट इज टाइम को आप कॉपी कर दो ऐसे, इट इज टाइम यहाँ लगा दो फॉर, फॉर के बाद द शॉप को यहाँ कर दो और इसको यहाँ कर दो, तो क्या बनेगा? इट इज टाइम फॉर द शॉप, और टू क्लोज का क्या हो जाएगा? टू बी क्लोज। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज, ऐसे बन जाएगा। या कहीं पे और कुछ लिखा हो, इट इज टाइम टू स्टार्ट द मैच, तो क्या हो जाएगा? इट इज टाइम फॉर लगाओगे द मैच टू बी स्टार्टेड। इट इज टाइम टू सर्व द डिनर, अब क्या होगा? इट इज टाइम फॉर द डिनर टू बी सर्व्ड, ठीक है। तो इट इज टाइम टू रेज योर वॉइस, अब सही समय है अपनी आवाज उठाओ, इट इज टाइम फॉर योर वॉइस टू बी रेज्ड, ऐसे बनेगा। तो इट इज टाइम वाला इस तरह का है, तो बस इसमें केवल ये ध्यान रखना कि हमें फॉर लगाना है, ऑब्जेक्ट को इधर करना है, टू बी के साथ थर्ड फॉर्म इधर कर देना है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। और इसी तरह का एक दो है, एक टेस्ट वगैरह पे आ जाता है, तो कभी कभी मतलब ये क्वासी पैसिव कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? नाम शायद आप लोगों में से शायद बहुत ही कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा, क्वासी पैसिव। क्वासी पैसिव मतलब ये पूरा का पूरा पैसिव नहीं होता, आधा पैसिव माना जाता है इसको, लेकिन एग्जाम में कई बार पूछा गया, नाम आपको भले न पता हो लेकिन एग्जाम में आया है इस तरह का क्वेश्चन। जैसे कहीं लिखा हो, सपोज करो क्विनाइन एक चीज होती है, यही वाला क्वेश्चन आया था जो मैं आपको लिख रहा हूँ। क्विनाइन, क्विनाइन जानते हैं ना, कुनैन, कुनैन की गोली होती है, बहुत कड़वी लगती है। क्विनाइन टेस्ट, ये लिखा क्विनाइन टेस्ट बिटर, ऐसे लिखा, क्विनाइन टेस्ट बिटर ऐसे लिखा। तो जब इसकी पैसिव बनाओगे तो इसमें कुछ है नहीं, देखो क्विनाइन सब्जेक्ट हो गया, टेस्ट वर्ब हो गई, और बिटर क्या होगा? वो टेस्ट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं है। बिटर को आप ऑब्जेक्ट नहीं मानोगे, तुम ये ना कहना कि बिटर इज टेस्टेड बाय क्विनाइन, बिटर इज टेस्टेड बाय क्विनाइन, सत्यानाश हो जाएगा मीनिंग का। क्विनाइन टेस्ट बिटर, ये क्या है? सेंसरी वर्ब है, टेस्ट करना, सेंसरी, स्मेल, टेस्ट, स्मेल, हियर, ये सब क्या होते हैं? सेंसरी वर्ब होती हैं। उसके बाद क्या हो गया? उसका टेस्ट दिया होगा। आप पैसिव कैसे बनाओगे? तो इसमें कोई फार्मूला काम नहीं करेगा ऐसे, तब क्या करोगे आप? ये ऐसे बनाया जाएगा, क्विनाइन इज बिटर, क्या होगा? क्विनाइन इज बिटर, आपको टेस्ट अलग लिखना पड़ेगा, पहले टेस्ट लिख दिए, क्विनाइन इज बिटर। अब इसके बाद बढ़ाना पड़ेगा, व्हेन इट इज टेस्टेड, क्विनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। अब ये हो गया। जैसे मान लीजिए कोई पिलो है, तकिया है, तो क्या हो गया? पिलो फील्स, पिलो फील्स, इसके बाद क्या कहे हम? सॉफ्ट। कोई तकिया है बड़ी सॉफ्ट, सॉफ्ट बड़ी नरम नरम लग रही है, तो क्या करोगे? इसकी पैसिव बनाओगे, तो पिलो इज सॉफ्ट, क्या हो गया? पिलो इज सॉफ्ट व्हेन इट इज, और फील का क्या हो गया? फैट, व्हेन इट इज फैट। ये इस तरह के बनते हैं, कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, रेयरली। तो इन केस अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो यू मस्ट बी रेडी, बिकॉज नाउ यू नो व्हाट इज द पैसिव वॉइस ऑफ सच टाइप ऑफ सेंटेंसेज, कैसे बनाया जाता है। अब आप जानते हैं, तो अब ना कहिएगा कि मुझे पता नहीं था इसलिए गलत हो गया। अब एक आ गया इफ क्लॉज, इट क्लॉज वाले सेंटेंस, मतलब अगर इनडायरेक्ट नरेशन है कोई और उसकी पैसिव बनानी है आपको, तो आप क्या करोगे? ऐसे में क्या करोगे? इन दैट केस देखो, एक सेंटेंस सपोज करो हमने ऐसे लिखा हो कि ही अनाउंस्ड, ऐसे लिखा हो, ही अनाउंस्ड
that he announced that it would be holiday tomorrow. He announced that it would be holiday tomorrow. ऐसे लिखा, सपोज ऐसे लिखा। अब इसमें आप सब्जेक्ट वर्ब कहाँ से ढूंढेंगे? ही सब्जेक्ट हो गया, अनाउंस्ड वर्ब है, ऑब्जेक्ट क्या है? तो अनाउंस का ऑब्जेक्ट क्या होगा? जो बात कही गई, जो अनाउंसमेंट किया गया वही तो ऑब्जेक्ट है। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अनाउंस? दैट इट वुड बी अ हॉलीडे टुमारो, कल छुट्टी रहेगी। ये पूरी की पूरी बात अनाउंस का ऑब्जेक्ट है। तो अब इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, अब क्या करोगे पैसिव बनाने के लिए? दैट इट वुड बी हॉलीडे टुमारो वाज अनाउंस्ड बाय ही, ऐसे बनाओगे कि इसके बदले में क्या ले लो? इट ले लेते हैं। उतने बड़े क्लॉज के बदले में उठा लेते हैं इट, और इसकी पैसिव कैसे बना लेंगे? उसके बदले में क्या लगा लिया? इट, और इसके बाद क्या होगा? इट वाज अनाउंस्ड। ठीक, इट वाज अनाउंस्ड बाय हिम, इट वाज अनाउंस्ड बाय हिम। और अगर ये जनरल सेंस में होता तो हिम ना भी लगाते चल जाता। इट वाज अनाउंस्ड बाय हिम, अब दैट लगा के पूरी बात जोड़ दो। दैट इट वुड बी हॉलीडे टुमारो, ये हो गया। ठीक, ऐसे में कभी कभी सेंटेंस इस तरह का दिया जाता है, जैसे कहीं लिखा हो दे से, ठीक, दे से दैट, ठीक, दे से दैट द हाउस वाज हॉन्टेड। ठीक है, दे से दैट द हाउस वाज हॉन्टेड। ठीक, लोग कहते हैं, यही ना, दे से, लोग कहते हैं कि वो घर भुतहा है। तो ठीक, दैट के बाद जो बात लगी हुई है ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। इसके बदले में हम क्या लिए? इट। पैसिव बनाओ, क्या हो गया? इट। दे से का क्या हो गया? इट इज सेड। ठीक है, इट इज सेड बाय दे। दे मतलब क्या हुआ? लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कि घर भुतहा है। तो कोई एक दो डेफिनेट पर्सन तो है नहीं, सभी लोग कहते हैं। लोग कहते हैं तो बाय देम लगाओ, ना लगाओ कोई जरूरत नहीं है। तो इट इज सेड, अब बाय देम ना लगाओ, अच्छा नहीं लगेगा। इट इज सेड दैट द हाउस इज हॉन्टेड, ऐसे बना दो, द हाउस इज हॉन्टेड। इट इज सेड दैट द हाउस इज हॉन्टेड, ये बन गई आपकी पैसिव की। तो ये थे मिसलेनियस टाइप के रूल्स जो एडवांस में आपको पढ़ना था। तो मैंने कोशिश की कि सारे ढूंढ ढांड के इकट्ठा मैं एक कुछ मिला के जो भी हो 40-45 मिनट हुआ होगा, तो सारे एडवांस रूल्स को मैंने आपको एक बार में इसमें इकट्ठा कर दिया। अब इसमें आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये आप अपने ध्यान में रखिए। एक बार, दो बार, तीन बार, जितना भी पढ़ना हो इसको पढ़ लीजिए। उसके बाद कल हम लोग मिलेंगे इसी की प्रैक्टिस सेट में। तो अब की बार जो कल आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है उसमें केवल यही एडवांस वाले ही होंगे, उसमें नॉर्मल वाला कोई नहीं होगा। एक आध अगर बेसिक वाला आ गया तो कोई बात नहीं, वरना कोशिश करूंगा कि उस प्रैक्टिस सेट में यही सारे के सारे एडवांस वाले रहेंगे। अच्छा, उसके बाद जो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगी उसमें एडवांस नॉर्मल दोनों को मिक्स करके एक तरह से अपना टेस्ट समझ लो आप लोग। मतलब वो मैं अपनी ओर से नहीं कर रहा, वो प्रैक्टिस नहीं है, वो टेस्ट मान के चलना। जो थर्ड दिया जाएगा आपको वो टेस्ट है। ठीक, अपने आप को टेस्ट समझ के उसको सॉल्व करना और मुझे बताना कि कौन कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाया है। ठीक है, और कल जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, वो भी देखेंगे। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा? जिन लोगों ने पिछला वाला नहीं देखा है वो आई थिंक कि देख ही लिए होंगे। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा और इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।